नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। गुजरात के गांधीनगर संसदीय सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज नामांकन करेंगे। अमित शाह 4 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे और रोड शो से पहले चुनावी जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। शाह के साथ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पंजाब से अकाली दल से प्रकाश सिंह बादल, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास पासवान समेत कई कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह 12:39 पर नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज इस नामांकन पर सारे देश की निगाहें रहेंगी, हमारी निगाहें रहेंगी। तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके शीर्ष नेता भी इस नामांकन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज चुनावी पर्चा भरने के लिए गुजरात से गांधीनगर जाएंगे। खास करके बात करें तो ये चुनावी पर्चा भरने से पहले ये अमित शाह का बहुत बड़ा रोड शो ये गांधीनगर जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें होने वाला है। अहमदाबाद के नारायणपुरा से लेके पाटीदार चौक तक ये पूरा जो रोड शो है वो होने वाला है। करीबन 10,000 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का सम्मान करेंगे। साथ ही एनडीए गठबंधन के जो साथी दल है उनके बड़े नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल रहेंगे। एक तौर से अमित शाह के द्वारा ये पूरा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे देश में भाजपा फिर से सरकार बना रही है, उसका संदेशा दिया जा रहा है। कैमरामैन रजनीकांत चौहान के साथ मयूर माकड़िया, न्यूज़ 18 गुजराती, अहमदाबाद। चलिए गांधीनगर चलते हैं, देखते हैं वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है और क्या तैयारियां हैं इस जनसभा की, रोड शो की, नामांकन की। ये सब हमें लाइव बताने के लिए, दिखाने के लिए वहां से सीधा कनेक्ट है हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता। उनके पास चलते हैं। अनूप, क्या देख रहे हैं इस वक्त आप गांधीनगर में? देखिए, बता दूं देव की तकरीबन 9:30 बजे अमित शाह पहुंचेंगे और सबसे पहले एक भव्य जो है पब्लिक मीटिंग होगी और उसके बाद शुरू होगा उनका रोड शो। तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं देव की, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, ये एक तरह से अनूठा होगा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन में जिस तरीके से एनडीए के सभी बड़े लीडर यहां मौजूद होंगे, ये कम से कम ये संदेश देने को काफी है कि इसका अर्थ आगे आने वाले चुनाव परिणाम के बाद बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल, ये तमाम नेता इनके नामांकन में मौजूद होगा, ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए देव, अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने गांधीनगर को चुना है, गांधीनगर का अपना महत्व है देव, ये भी जानते हैं, लेकिन उनकी भव्यता, जिस तरीके से वो नामांकन भरने जा रहे हैं, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इस तरह की भव्यता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नामांकन के वक्त देखने को मिला था। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नामांकन में वही भव्यता और वही शक्ति परीक्षण एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नामांकन में देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अनूप। तो ये पब्लिक रैली, पब्लिक मीटिंग का टाइम कब है और कितना वक्त रोड शो के दौरान लगेगा अनूप? देखिए, 9:40 में पब्लिक मीटिंग शुरू होगी। तकरीबन 40 से 45 मिनट पब्लिक मीटिंग में वो देंगे और उसके बाद रोड शो होगा जो तकरीबन 1.5 घंटे तक चलने की संभावना है। 4 किलोमीटर का ही रास्ता होगा, लेकिन 1.5 से 2 घंटे बताया जा रहा है और 12:30 बजे फिर वो गांधीनगर में नामांकन भरेंगे। और जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता से छोटे नेता सभी उस नामांकन में मौजूद रहेंगे। एनडीए के सभी बड़े जो नेता हैं उनके नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके के बड़े नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी जैसे तमाम बड़े नेता की जो वहाँ पे उपस्थिति होगी और उसके अलावा एनडीए के घटक दलों के बड़े नेताओं की जो जिस तरीके से उपस्थिति हो गई, वाकई ये एक भव्यता को बताता है और ये बताता है कि आगे आने वाले दिनों में अमित शाह का कद कितना बड़ा होने वाला है और किस तरीके से वो न केवल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि जिस तरीके से एनडीए में एक्सेप्टेबिलिटी है, एक तरह से ये
पावर बताएगा कि किस तरीके से एनडीए में भी उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा बनती जा रही है। तो ये नामांकन एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति परीक्षण आज अमित शाह का भी होने वाला है। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये अमित शाह के प्रभाव को दिखाएगा, स्टैब्लिश करेगा, उसको स्थापित करेगा और एक मजबूत संदेश देने की कोशिश करेंगे अमित शाह और उनके जो मैनेजर्स हैं वहां पर। बहुत धन्यवाद अनूप आपका। खबर रामपुर से, बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा को सुरक्षा मिली है। जयाप्रदा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। रामपुर आने से पहले ही शासन ने सुरक्षा दी। 17 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में लगा दिया गया है। बीजेपी की प्रत्याशी हैं जयाप्रदा रामपुर से। उनको बीजेपी ज्वाइन करने के फौरन बाद वहां का टिकट मिला है और उनकी सुरक्षा को महत्वपूर्ण समझा है शासन ने। तो रामपुर आने से पहले ही Y+ श्रेणी की सुरक्षा यानी कि 17 पुलिस कर्मियों को उनकी सिक्योरिटी में तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर। और आइए बात करते हैं निषाद पार्टी की। बीजेपी को मात देने के लिए बने महागठबंधन में फूट पड़ने लगी है। एसपी, बीएसपी और आरएलडी के साथ निषाद पार्टी भी इस महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब निषाद पार्टी ने खुद को इस गठबंधन से अलग करके अखिलेश और मायावती को तगड़ा झटका दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हुए यह फैसला सुनाया। आप तस्वीर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो दाहिनी ओर जो तस्वीर है वो मुख्यमंत्री योगी से संजय निषाद की मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को गोरखपुर से बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। फिलहाल प्रवीण निषाद गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद हैं। उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी को मात देते हुए बड़ा उलटफेर किया था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि पूर्वांचल की जौनपुर सीट से निषाद पार्टी धनंजय सिंह को चुनाव लड़ा सकती है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर निषाद वोटरों की तादाद 3 लाख से ज्यादा है और इसीलिए इस चुनाव में उनकी निर्णायक भूमिका है। आप संजय निषाद को पहले सुनिए और उसके बाद देखते हैं। अधिकारी और मेरा कोर कमेटी सारे लोग नाराज हैं। आज उन लोगों ने निर्णय लिया है कि भाई आज के बाद वो गठबंधन के साथ हम लोग नहीं हैं और हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र चुनाव भी लड़ सकते हैं, कोई नया विकल्प भी अब तलाशेंगे। क्योंकि इस तरीके से पार्टी स्वतंत्र है, अपने संबल पर लड़ेगी। और एक उन हमारे कार्यकर्ताओं में एक भ्रम डाल दिया गया पूरे प्रदेश में उन गठबंधन के और पदाधिकारियों द्वारा कि डॉक्टर साहब सपा के सिंबल से लड़ेंगे, और ये हमारे लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत शर्मनाक शब्द था। क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसी पार्टी का, अब कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे सिंबल से लड़े, दूसरे पार्टी से लड़े, तो ये गलत जाता है और मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया। अब मुझे तो पता नहीं, आप ही बता रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है, ये तो सच्चाई पता लगे कहाँ क्या हो रहा है, वो तो पता लग जाएगा, तब बताएंगे क्या है। जब से सपा और बसपा का गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश में, तो ये दोनों दलों का अहंकार काफ़ी बढ़ा हुआ है। मायावती जी कांग्रेस को आए दिन जो है कि बेइज्जत करती रहती हैं, और समाजवादी पार्टी ने भी संजय निषाद या जो है कि डॉक्टर अयूब, ये सारे लोगों को धोखा दिया है ड्यू टू अहंकार, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को अहंकार बहुत हो गया है। 2-3 वक्तव्य हमने आपको सुनाए और इसके मायने क्या है ये समझते हैं। अजीत प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हैं। अजीत के पास विस्तार में जानकारियां भी हैं और वो विस्तार में हमको बताएंगे अभी। अजीत, हुआ क्या इस बीच में जिससे ये सब कुछ सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जब अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की, उस वक्त इन लोगों ने कहा था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग इनका समर्थन करते हैं और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब बात सीट बंटवारे की आई तो वहां मामला तेज फंस गया। एक सीट जो गोरखपुर की थी उस पर तो बात बन जाती, लेकिन पूर्वांचल की जो जौनपुर की सीट है जिसे निषाद पार्टी मांग रही थी, वह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में ही नहीं है। तो लिहाजा अगर समाजवादी पार्टी के कोटे की सीट नहीं है तो अखिलेश यादव किसी भी स्तर पर उस सीट को निषाद पार्टी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो मायावती के गठबंधन की सीट है और वहां किसी यादव कैंडिडेट को तलाशा जा रहा है, क्योंकि 3-3.5 लाख के आसपास वहां यादव बिरादरी के लोग वहां रहते हैं। तो लिहाजा उस सीट पर बात नहीं बन पाई, जिसके पास संजय निषाद काफी नाराज हुए और फिर उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ दिया, झटका दे दिया। पूर्वांचल की 12 सीटें ऐसे हैं, राजेंद्र बता दें, जहां पर निषादों की संख्या काफी बड़ी संख्या बताई जाती है। जैसे गोरखपुर 3 लाख है, इसके अलावा अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और जो आसपास का इलाका है जौनपुर, भदोही या वाराणसी में जहां प्रधानमंत्री की सीट है वहां भी निषादों की संख्या ठीक ठाक है। तो इस वजह से फिर बीजेपी से उन्होंने संपर्क किया और कल महेंद्र नाथ पांडे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ से लगभग घंटे भर की मुलाकात के बाद लगभग ये तय हो चुका है कि अब उनके बेटे जो प्रवीण निषाद है, मौजूदा सांसद हैं गोरखपुर से, वो चुनाव लड़ेंगे वहां से, और जौनपुर की सीट
वहां से धनंजय सिंह को निषाद पार्टी अपने सिंबल पर टिकट दे सकती है। यानी इन दोनों सीटों पर लगभग बात बन गई है और खुद मुख्यमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं कि एक एक सीट बचाना है तो एक एक वोट को जोड़ना होगा, एक एक जो छोटे दल हैं या जो उस तरीके के लोग हैं उनको अपने साथ रखना होगा, तो हम पूर्वांचल में अच्छी खासी सीटें जीत पाएंगे। और मुख्यमंत्री और महेंद्र नाथ पांडे दोनों लोगों पर ये जो दारोमदार है, यही वजह है कि अब लगभग महागठबंधन से निषाद पार्टी ने अपना नाता तोड़ दिया और इन दो सीटों पर बात बन गई। अब किसी भी वक्त उन सीटों का ऐलान किया जा सकता है। राजेंद्र अजीत, ये आप बता रहे हैं कि जौनपुर की सीट को लेकर पेंच फंसा, वो सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं थी, उनके कोटे में नहीं थी, इसलिए वो दे भी नहीं सकते थे। अजीत, इसका मतलब बहुत पेचीदा चीजें हैं, बहुत बीच में लंबा चौड़ा घटनाक्रम चला, बार्गेनिंग हुई और उसके बाद ये सब कुछ सामने आ रहा है। अब आप कह रहे हैं कि प्रवीण निषाद को गोरखपुर से टिकट मिल सकता है, तो वो किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, क्या हो सकता है अजीत? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो संजय निषाद की बात है वो ये चाहते हैं कि गोरखपुर की सीट पर वो अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन अभी जो बात हुई है ज्यादा संभावना जताई जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी के सिंबल पर उनको लड़ाया जाए या फिर उनके सिंबल पर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा की सीट है, तो लिहाजा ज्यादा संभावना ये है कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी उनका समर्थन करेगी। ये और भी रोचक घटनाक्रम होगा अजीत अगर ऐसा होता है तो गोरखपुर में। बहुत धन्यवाद आपका अजीत, बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी अजीत बता रहे थे कि असल में हुआ क्या जिसकी वजह से ये सब कुछ सामने आ रहा है। इधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि रामगोपाल यादव के बीजेपी के साथ संबंध है। वहीं समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अक्षय यादव के आशीर्वाद मांगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो आशीर्वाद देंगे। तो फिरोजाबाद में इस बार लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजा चुनावी अखाड़े में आमने सामने हैं। अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। आज शिवपाल यादव फिरोजाबाद सीट से अपना नामांकन करने वाले हैं। ऐसे में यह सीट अपने आप में रोचक सीट बन गई है। इस बार फिरोजाबाद सीट पर चाचा भतीजा आमने सामने होंगे। सपा और बीएसपी के गठबंधन की ओर से अक्षय यादव प्रत्याशी हैं, तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता शिवपाल यादव इस बार फिरोजाबाद से ताल ठोकते नजर आएंगे। हालांकि अक्षय यादव ने चाचा शिवपाल से पहले ही नामांकन कर दिया है। वहीं अपने बेटे के नामांकन के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बिना नाम लिए शिवपाल पर कटाक्ष किया। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं इस युद्ध में, इस महासमर में, इतिहास उनके भी अपराध को लिखेगा। इसलिए तटस्थ मत रहना, चाहे इधर रहना चाहे उधर रहना, तटस्थ मत रहना। तटस्थ रहने वालों का बहुत बुरा हाल होता है। फिरोजाबाद सीट से शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं और वो अपने भतीजे यानी महागठबंधन उम्मीदवार को ही मुकाबले से बाहर का रास्ता बता रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देने को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव बाद में आशीर्वाद देंगे। और जो 5 साल में यहाँ पर कार्यकर्ताओं पर अन्याय और जो पीड़न हुआ है, तो उसकी वजह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से यहाँ की जनता हो चुकी है और हमारा सीधा सीधा यहाँ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से होगी और ये प्रत्याशी तो बहुत पीछे चले जाएंगे। शिवपाल के मैदान में आने से मामला रोचक हो गया है और भले ही जीत किसी की भी हो, लेकिन इस बार फिरोजाबाद सीट पर चुनाव तो जरूर दिलचस्प होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए फिरोजाबाद से अरविंद की रिपोर्ट। तो शिवपाल भले ही अपने भाषणों में बार बार नेताजी का आशीर्वाद हासिल होने की बात कहते हो, लेकिन लगता है कुछ दिनों तक 2 नावों की सवारी करने के बाद मुलायम अब छोटे भाई शिवपाल से दूरी बना रहे। पहले तो शिवपाल के नॉमिनेशन के बारे में पूछे जाने पर अपने नॉमिनेशन के बारे में बताने लगे, फिर शिवपाल की रैली के बारे में पूछने पर कहा कि बहुत से लोग रैली करते हैं, मैं अपने चुनाव में व्यस्त हूँ। शिवपाल के बारे में इस तरह का बयान देकर मुलायम ने कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट संदेश दिया है तो पूरी तरह से अखिलेश के साथ है। नेताजी कल नामांकन करने के लिए शिवपाल जाएंगे, उन्हें किस तरीके का आशीर्वाद देंगे? नॉमिनेशन हम करने जा रहे हैं तो दो बधाई। नॉमिनेशन हम करने जा रहे हैं, 1 तारीख को कर रहे हैं। अरे छोड़ो, रैलियाँ सब करते हैं, कौन जाता कौन नहीं जाता इसकी क्या चिंता होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ी खबर वाराणसी से है। आज भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर वाराणसी में रोड शो करेंगे। प्रशासन ने इसको मंजूरी दे दी है। उनका यह रोड शो सुबह 11 बजे अंबेडकर चौराहे से शुरू होगा और फिर शाम 4 बजे लंका के रविदास गेट तक चलेगा। इस बीच भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव या मायावती वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होते हैं तो चंद्रशेखर पीएम मोदी को हराने के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से भी अपील करते हैं कि वो अखिलेश यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाएं, श्री मुलायम सिंह यादव को चुनाव लड़ाएं, बहन मायावती लड़ें, सतीश मिश्रा यहाँ से लड़ें। अगर ये नहीं लड़ते हैं, इसका मतलब कि ये नहीं लड़ते हैं अगर, तो ये भयभीत हैं, डरे हुए हैं और डर के यहाँ से भाग रहे हैं और नरेंद्र मोदी को अंदर खाने जिताना चाहते हैं। अगर ये लोग लड़ते हैं तो हम इनको सपोर्ट करेंगे और अगर ये नहीं लड़ते हैं तो फिर हमारा भीमशेर यहाँ से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ाया जाएगा और नरेंद्र मोदी को चारों खाने चित्त किया जाएगा। और 19 करण जीत ने प्रियंका गांधी राम की नगरी अयोध्या पहुंची। कल स्थानीय लोगों से मिली, जनसभाएं की, रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के गढ़ से मोदी सरकार पर खूब हमला बोला। उनके पूरे दौरे का मतलब क्या था, क्या रहा, वो आपको दिखाते हैं। जनता का दिल जीतकर उत्तर प्रदेश जीतने निकली प्रियंका गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन अयोध्या पहुंची। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रियंका गांधी अयोध्या के कुमारगंज गई, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट प्रियंका जी के आने के बाद है, न सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स में बल्कि आवाम में भी, जनता में भी। करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचकर प्रियंका गांधी सबसे पहले कार्यकर्ताओं से मिली। इसके बाद कुमारगंज में चौपाल का आयोजन कर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। चौपाल पर चर्चा के बाद प्रियंका गांधी का अयोध्या दौरा शुरू हुआ। इस दौरान प्रियंका गांधी के काफिले का जगह जगह स्वागत किया गया। प्रियंका ने कई नुक्कड़ सभाएं भी की और आदिलपुर में रैली को संबोधित किया। जवाब आया कि 5 सालों में अपने ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि वो एक गांव में जाए, एक परिवार से गले लगाए, एक परिवार से उनका हाल पूछे। बीजेपी के गढ़ में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सड़कों पे इश्तिहार लगाए जाते हैं। इतनी मजबूत सरकार और इतना दुख, इतनी पीड़ा और इससे ऊपर सिर्फ ये नहीं कि आप पीड़ित हैं, आप किसानों से पूछिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना के बताई थी आपको कि किसानों की मदद के लिए करेंगे। किसानों से आज पूछिए क्या हालत है। परसौली में प्रियंका गांधी ने ग्रामीण महिला से मुलाकात भी की। हालांकि बीजेपी की राजनीतिक धुरी रहे अयोध्या में प्रियंका गांधी की मौजूदगी पर विरोधियों ने भी निशाना साधा। वो पार्टी का है जिस पार्टी ने कि किसानों और नौजवानों को जो अब तक जो है वो छला है, उनके जो है वो सपनों पर जो है वो पानी फेरा है। आज वो जिन लोगों ने सपनों पे पानी फेरा वो आज सपनों के सौदागर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक और अयोध्या दौरे पर कांग्रेस महासचिव ने गरीबी, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर रामनगर से कांग्रेस के लिए 19 की डगर को आसान करने का प्रयास भी किया गया। अयोध्या से राजीव सिंह के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18। अब खबर बाराबंकी से है। वहां से कल प्रियंका का काफिला गुजरा, लेकिन वहां से गुजरने के दौरान काफिले में शामिल कई गाड़ियों ने अहमदपुर टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए वो गुजर गए और टोल नहीं दिए जाने पर टोल प्लाजा के मैनेजर का कहना है कि गाड़ियों को टोल टैक्स देकर गुजरना चाहिए था। इनकी तादाद गाड़ियों की 10 थी, 10 से ज्यादा थी जिन्होंने टोल टैक्स नहीं दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रियंका के काफिले में जो गाड़ियां शामिल थीं उन्होंने अहमदपुर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं दिया। उनके मैनेजर की भावना ये थी कि उन्हें टोल टैक्स देना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं फर्राटा भरते हुए गाड़ियां निकल गई। अहमदपुर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ये सब कुछ हुआ। ये काफिला बगैर टोल टैक्स दिए गुजरा।
तो इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश पर भी उपलब्ध है। हमारे जो दर्शक न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर B4 म्यूजिक के बाद न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है।